कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन्स नाम की एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस वक्त अपनी टीम के 2 और मेंबर्स मेजर रॉबर्ट और ट्रिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन में पहुंची। उन्हें खबर मिली थी कि इस इलाके में एक बेहद खतरनाक तरह की फंगस देखी गई है। बताया जाता है कि सालों पहले नासा की एक टूटी हुई सैटेलाइट का एक हिस्सा यहाँ पर क्रैश हुआ था, शायद उसी से ये फंगस निकली है। इसके बाद तीनों ने हैजमेट सूट पहन लिए और अपने बॉडी कैम्स को ऑन करके पूरे इलाके को सर्च करना शुरू किया। जब ग्रुप ने पूरे इलाके को चेक किया तो वहाँ 14 घर और 12 गाड़ियाँ थी, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला। फिर आखिरकार उन्हें वो टैंक मिल गया। मार्टिन ने देखा कि लोकल लोगों ने उसे आलू और साबुन से बना हुआ लिक्विड बनाकर साफ करने की कोशिश की थी। फिर मार्टिन्स ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से टैंक को ध्यान से देखा। थोड़ा जांचने के बाद उसे समझ आया कि आलू का वो मिक्सचर टैंक के अंदर लीक हो गया था और उसी ने फंगस को बढ़ावा दिया। सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलते ही वो फंगस बहुत तेजी से बढ़ सकता था। वहीं पर मार्टिन्स को एक हरा निशान भी दिखा। उसने रॉबर्ट से कहा कि इसे पकड़ के रखो ताकि मैं करीब से देख पाऊं। करीब से देखने पर उसने बताया कि वो हरी फंगस बढ़कर म्यूटेट हो चुकी है। तभी अचानक वो फंगस हिलने लगा और उनकी तरफ झपटा। इससे मार्टिन्स डर कर तुरंत पीछे हट गई। फिर उसी वक्त ट्रिनी ने ऐलान किया कि उसे एक लाश मिल गई है। मार्टिन्स तुरंत उसके पास गई, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि थोड़ा सा फंगस उसके जूते पर लगा रह गया था। वो फंगस धीरे धीरे जूतों की सोल को नष्ट करता हुआ हैजमेट सूट के अंदर घुसने लगा। खैर, छत पर उन्हें एक लाश मिली थी जिसकी पूरी छाती बुरी तरह फटी हुई थी, साथ ही उसकी स्कल प्लेट्स भी टूटकर अलग हो चुकी थी। फिर रॉबर्ट ने आसपास देखा और उसे पता चला कि शहर के लगभग सभी लोकल लोग अपने घरों की छतों पर मरे पड़े थे और सबके जख्म बिल्कुल एक जैसे थे। फिर मार्टिन्स ने थ्योरी दी कि फंगस ने उन सबको छत पर चढ़ने के लिए मजबूर किया था और वहाँ उन्हें इंतजार करवाया जब तक उनके शरीर फट ना जाएं। इस तरह फंगस आसानी से आगे फैल सकता है। तभी अचानक उस मरे हुए आदमी का सर फट गया और उसके अंदर भरा हुआ फंगस बाहर दिखने लगा। इसके बाद मार्टिन्स वापस टैंक के पास गई ताकि सैंपल इकट्ठा कर सके। उसने बताया कि शायद दोबारा एंट्री के वक्त कोई फंगस टैंक के शेल में घुस गया होगा, जिसका मतलब था कि एक नई प्रजाति पैदा हो चुकी है। फिर जैसे ही सैंपल मिल गया तो ग्रुप वहां से निकलने लगा, लेकिन इसी दौरान फंगस मार्टिन्स के शरीर के अंदर घुस चुका था। उसे अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगी। जल्द ही उसे चक्कर आने लगे और उसका चलना तक मुश्किल हो गया। तभी अचानक मार्टिन्स ने अपने हेलमेट के अंदर ही हरे फंगस की उल्टी कर दी। इसके बाद फंगस ने धीरे धीरे उसके दिमाग पर काबू कर लिया और अब वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी, स्प्रेड स्प्रेड। फिर मार्टिन्स जल्दी से गाड़ी की तरफ भागी। ये देखकर ट्रिनी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन जैसे ही मार्टिन्स गाड़ी चलाकर उसकी तरफ आई तो रॉबर्ट ने ट्रिनी को धक्का दे दिया। गाड़ी सीधा रॉबर्ट से टकरा गई, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह जख्मी हो गई। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मार्टिन्स ने ट्रिनी की बंदूक छीनने की कोशिश की। ट्रिनी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पाई। आखिरकार बंदूक मार्टिन्स के हाथ लग ही गई, लेकिन उसी पल मार्टिन्स को थोड़ी देर के लिए वापस होश आया और अब उसे समझ आ गया था कि उसने क्या कर दिया है। उसी पल उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मार्टिन्स ने अपने हैजमेट सूट की एयर ट्यूब हटा दी और उसके छेद में बंदूक चला दी ताकि वो अपनी कुर्बानी देकर फंगस को आगे फैलने से रोक सके। इसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि फौज उस टाउन में पहुंच गई थी ताकि फंगस के कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर सके, और जैसे ही वो वहां से निकल गए तो पूरा टाउन उड़ा दिया गया। इसके बाद सैंपल को अमेरिका में एक कड़ी सिक्योरिटी वाली फैसिलिटी में ले जाया गया, जहाँ उसे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। इस तरह कई साल बीत गए और धीरे धीरे इस फंगस को भी भुला दिया गया। अब साल 2026 आ गया। अब वो जगह एक स्टोरेज कंपनी बन गई थी। एक सुबह हम ट्रेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काम पर आया तो उसका मैनेजर ग्रिफिन उसे परेशान करने लगा। ग्रिफिन चाह रहा था कि ट्रेविस उसकी मदद करे क्योंकि वो बिल्डिंग को लूटने का प्लान बना रहा था, मगर ट्रेविस ने सीधा मना कर दिया। ग्रिफिन ने उसे धमकाया और आखिर में ट्रेविस को मजबूरी में सिर्फ इतना मानना पड़ा कि वो गैंग के लिए दरवाजा खोल देगा। फिर उस शाम मैरी अपनी स्टोरेज यूनिट को देखने गई। ट्रेविस उस वक्त वहीं था और उसने मैरी से थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैरी अभी बहुत जल्दी में थी। फिर जब ट्रेविस उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया तब उसे एक बीप करने की आवाज सुनी, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। उधर अपनी स्टोरेज यूनिट के अंदर मैरी ने अपने बूट से एक बंदूक निकाली। फिर उसने अपने मर चुके पति की फोटो देखी और धीरे धीरे उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। वो कुछ गलत करना चाहती थी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी अचानक ट्रेविस को फिर से वही बीप करने की आवाज आई। इस बार उसने रेडियो से अपनी नई कोवर्कर नायोमी को कॉल किया। जल्द ही नायोमी लॉबी में आई, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तब दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातचीत करने लगे और नायोमी की नजर ट्रेविस के टैटू पर पड़ी। तभी नायोमी के फोन पर एक कॉल आया। उसने थोड़ी देर किसी से बहस की और फिर फोन काट दिया, लेकिन तभी नायोमी को भी वो बीप होने की आवाज सुनाई दी।
वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कैरोलिना में रॉबर्ट को अचानक गवर्नमेंट का फोन आया। उसने पहले अपनी पत्नी से कहा कि सब कुछ ठीक है, फिर उसने एक तिजोरी खोली और अपना पुराना सैटेलाइट फोन निकालकर अपने पुराने बेस को कॉल किया। वहां एबिगेल ने उसे बताया कि उन्हें टेम्परेचर में गड़बड़ी का अलर्ट मिला है। ये सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्सा हुआ। उसने कहा कि इस फंगस को हल्के में लिया जा रहा है, मैंने देखी है, उसकी ताकत बहुत खतरनाक है वो। इधर फैसिलिटी में ट्रेविस और नायोमी को पता चल गया था कि ये बीप वाली आवाज दीवार के पीछे से आ रही है। इसी बीच नायोमी को दोबारा से कॉल आई। इस बार उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया और बताया कि ये उसके बच्चों के बाप का कॉल है। फिर उसने कहा कि दीवार को तोड़ के हमें देखना नहीं चाहिए कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन ट्रेविस ने इससे साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं खोने वाला इस सब के पीछे। इतने में नायोमी ने ट्रेविस का टैटू देखकर हिसाब लगा लिया कि वो शायद जेल से आया है। वो उससे लगातार गुजारिश करती रही कि देखते हैं ना, जब तक ट्रेविस मान नहीं गया। आखिरकार ट्रेविस औजार ले आया और दीवार में एक छेद कर दिया। उसी छेद के पीछे एक खुफिया कमरा मिला जिसमें एक बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ था। तब ट्रेविस ने अंदर जाकर उसे देखा, लेकिन नायोमी को तुरंत समझ आ गया कि ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग का कंट्रोल पैनल है। फिर जब उन्होंने दीवार का एक और हिस्सा तोड़ा तब नायोमी भी ट्रेविस के साथ कमरे में आ गई। ट्रेविस ने बताया कि ये बिल्डिंग पहले फौज इस्तेमाल करती थी। वहीं दीवार पर एक मैप लगा हुआ था और नायोमी ने तुरंत उसकी फोटो ले ली। जब उसका ध्यान गया कि नीचे और भी लेवल हैं, तो वो देखना चाहती थी कि आखिर क्या है यहाँ पर, लेकिन ट्रेविस ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन नायोमी फिर से उसे मनाने लगी। आखिरकार ट्रेविस गुस्से से बोल पड़ा कि मैंने लोगों की बात कुछ ज्यादा ही मानी आज तक और उस चीज ने मुझे जेल तक पहुंचा दिया। ये सुनकर नायोमी ने तुरंत अपनी जिद के लिए माफी मांगी, मगर फिर ट्रेविस को समझ आ गया कि अगर मैं नहीं गया तो ये लड़की बिना मेरे चली जाएगी। इसीलिए आखिर में वो उसके साथ चलने को मान गया। फिर जब दोनों एलिवेटर के नीचे गए तो नक्शा फॉलो करते हुए एक अलमारी के अंदर दरवाजा मिला। वो दरवाजा पहले से ही बंद लग रहा था। उस दरवाजे पर ट्रेविस ने एक जोरदार लात मारी और दरवाजा खुल गया। वहीं अंदर एक और खुफिया कमरा निकला। जैसे ही वो अंदर गए 1 सेकंड के लिए अलार्म बज गया। खैर फिर दोनों ने आसपास देखा तो वहाँ पर 70 के दशक के पुराने इक्विपमेंट पड़े थे, जिनके अंदर हैजमेट सूट्स भी थे। वहीं कॉरिडोर के आखिर में उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ी की एंट्रेंस मिली। जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि ये तो लगभग 500 फीट नीचे जा रही है। इसलिए नायोमी ने ट्रेविस को पहले नीचे उतरने को कहा। आखिरकार नीचे पहुंचकर दोनों को एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था DTR एक्सेस ओनली। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि DTR है क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वहाँ अंदर एक सील्ड चेम्बर था और एक बड़ी पाइप जिसमें बर्फ जैसा पानी बह रहा था। उधर एक कोने में कुछ चूहे पड़े थे जो फंगस से ढके हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से हिल पा रहे थे क्योंकि उन सब की पूंछ एक दूसरे से उलझकर गांठ बन चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ चूहे तो एक दूसरे को खाने भी लगे थे। तभी अचानक एक चूहा ट्रेविस की तरफ झपटा और ट्रेविस तुरंत पीछे हट गया। इसी बीच नायोमी चेम्बर के दरवाजे के शीशे से अंदर देखने लगी और उसने देखा कि एक अजीब सी फंगस हर दीवार पर फैल चुकी थी। दरवाजे पर भी थोड़ा फंगस लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही नायोमी उसे छूने वाली थी उसी पल ट्रेविस ने उसे रोक दिया। तब नायोमी ने बताया कि दरवाजा गर्म लग रहा है। ये सुनकर दोनों ने फैसला किया कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वहीं बाहर माइक अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था और उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। फिर वो अपनी बंदूक को घूरने लगा और नायोमी को कॉल किया, जिससे खुलासा हुआ कि वो उसके बच्चों का बाप है। मगर नायोमी ने कॉल नहीं उठाया तो माइक ने एक वॉइस मेल छोड़ दिया जहाँ वो चिल्ला ही रहा था कि नायोमी उसके फोन क्यों नहीं उठा रही। उसने बताया कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। तभी अचानक उसकी गाड़ी के ट्रंक से आवाज सुनाई देने लगी। वो चेक करने गया और ट्रंक का दरवाजा हिलता हुआ देखकर डर गया। जैसे ही उसने ट्रंक खोला तो पता चला कि जो बिल्ली उसे मरी हुई लग रही थी वो असल में जिंदा है। माइक ने उस पर गोली चलाने के लिए सॉरी कहा, लेकिन तभी बिल्ली ने पलट कर दिखाया कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा फंगस की वजह से गायब हो गया था। अब बिल्ली ट्रंक से बाहर कूदकर जमीन पर फंगस की उल्टी करने लगी। फिर वो गाड़ी की छत पर चढ़कर एंटीना तक चली गई, जहां एंटीना ने उसके सर को चीर कर रख दिया। उसी पल उसका पूरा शरीर फट गया और उसका गंदा खून माइक और पास खड़े कुछ हिरणों पर पड़ गया। अब फंगस तुरंत माइक के दिमाग की तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो अचानक गिर पड़ा और कई मिनटों तक उल्टी करता रहा। फिर फंगस ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे और लोगों को ढूंढने का हुक्म दिया। अब माइक समझ चुका था कि उसे नायोमी को ढूंढना है। बंदूक उठाकर वो बिल्डिंग के अंदर चला गया और एक जख्मी हिरन भी उसके पीछे पीछे आने लगा। उधर DTR प्लेन के अंदर रॉबर्ट मार्टिन्स की मौत का वीडियो देख रहा था। तभी उसे वेस्ली का कॉल आया, जो उनकी डिवीजन का नया लीडर बन चुका था। वेस्ली को लगा कि रॉबर्ट शायद एक बंद केस को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और शायद ये सिर्फ एक टूटे हुए सर्किट का मुद्दा हो। इसी पर दोनों के बीच में
में छोटी सी बहस हुई, फिर कॉल कट गया और इसके कुछ देर बाद एबिगेल का फोन आया। उसने बताया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली रिपोर्ट पढ़ ली है और वो रॉबर्ट की तरफ थी। रॉबर्ट ने उसे ट्रिनी के लिए एक मैसेज दिया जिसमें आइटम 7 का जिक्र था। तभी वेस्ली ने एबिगेल को पर्सनल फोन पर बात करते देख लिया तो एबिगेल ने तुरंत बहाना बना दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही थी ताकि वेस्ली उसे डिस्टर्ब न करे। इधर फैसिलिटी में ट्रैविस और नायोमी ने इंटरनेट पर DTR सर्च किया और पता चला कि इसका मतलब है डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी। फिर जैसे ही वो अलमारी से बाहर निकले वो ये देखकर हैरान हो गए कि एक हिरन एलिवेटर में जा रहा है। ट्रैविस समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे मुमकिन है और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया। असल में सालों पहले ये फंगस अपनी कंटेनमेंट से बाहर निकल गया था। वो दरवाजे के एक छेद से बाहर आ गया था। फिर एक कॉकरोच ने ये फंगस खाया और वो भी इन्फेक्ट हो गया। फिर एक चूहे ने उसे पकड़ने की कोशिश की और फंगस उसकी नाक पर चिपक गया। कॉकरोच वेंट्स के जरिए वहाँ से निकलता हुआ सड़क तक पहुँच गया जहाँ माइक की गाड़ी ने उसे कुचल दिया। वहीं से फंगस टायर्स के जरिए ऊपर चढ़ा और ट्रंक के अंदर घुस गया। इसी तरह वो मर चुकी बिल्ली जिंदा हुई। अब हम प्रेजेंट में ट्रैविस और नायोमी को लॉबी की तरफ भागते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने हिरन को एलिवेटर से बाहर आते देखा। जैसे ही हिरन ने उन्हें देखा वो सीधा उनकी तरफ दौड़ा। तब नायोमी ने एन मौके पर ट्रैविस को साइड में खींच लिया और उसी वक्त अचानक से हिरन का शरीर फट गया। इससे उसके सींग उड़कर दीवार में घुस गए थे। तभी माइक भी एलिवेटर से बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला कि मैंने अपने माँ बाप की बिल्ली को गोली मारी थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे दोबारा जिंदा हो गई। अब उसने बंदूक निकाली और उन पर चिल्लाया कि अपना मुंह खोलो, क्योंकि वो उनके मुंह में उल्टी करना चाहता है। ये देखते ही ट्रैविस और नायोमी तुरंत भाग गए और माइक ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां चलने की आवाज से मैरी की नींद खुल गई। इधर माइक उनका पीछा कर रहा था, इसीलिए दोनों किसी स्टोरेज यूनिट में छुप गए। मगर दिक्कत ये थी कि दरवाजा जाम था और वो ढंग से बंद नहीं हो रहा था। तभी माइक कॉरिडोर से गुजरा, लेकिन उन पर उसकी नजर नहीं पड़ी। तभी अचानक उनसे एक फ्लैश लाइट नीचे गिर गई, पर ट्रैविस ने एन मौके पर उसे अंदर खींच लिया और माइक उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। फिर दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही ट्रैविस पीछे हटा उसने गलती से कुछ चीजें गिरा दी जिससे और ज्यादा आवाज हो गई। फिर थोड़ी देर में माइक वापस आ गया और अंदर हाथ डालकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उसी पल ट्रैविस और नायोमी ने मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और आखिरकार बंद कर दिया। उसी पल माइक को अपना हाथ बाहर खींचना पड़ा जिसमें उसकी उंगलियां टूट चुकी थी और खून बह रहा था। फिर नायोमी ने इंटरनेट पर मदद के लिए नंबर ढूंढना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर रॉबर्ट को ट्रिनी पिक करने आई और उसे बताया कि स्टोरेज यूनिट तक जाने से पहले हमें आइटम 7 लाना पड़ेगा। तभी एबिगेल का कॉल आया और उसने बताया कि फैसिलिटी से एक सिविलियन लाइन पर है। फिर उसने दोनों कॉल्स कनेक्ट कर दी और अब नायोमी ने सीधा रॉबर्ट को पूरी सिचुएशन बताई, जबकि माइक बाहर दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था। सब कुछ सुनने के बाद रॉबर्ट ये समझ चुका था कि फंगस नए तरीके से फैल रहा है। उसने नायोमी से वादा किया कि वो जल्द ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं और फिर उसे कुछ जरूरी आदेश दिए। उसने साफ कहा कि फंगस को किसी भी हाल में छूना मत, सब छुपे रहो और रॉबर्ट या एबिगेल के अलावा किसी से इस बारे में बात मत करना। खैर रॉबर्ट के फोन काटते ही ट्रिनी ने कहा कि शायद ये दोनों तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। इधर ट्रैविस और नायोमी बात कर रहे थे कि क्या इस फंगस इन्फेक्शन को ज़ॉम्बी माना जा सकता है, लेकिन तभी अचानक बाहर से आवाज आई। पता चला कि ग्रिफिन अपनी गैंग के साथ स्टोरेज लूटने आया था। जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने लॉबी में 12 सिंगे की वो फटी हुई लाश देखी। ग्रिफिन ने तुरंत रेडियो उठाकर ट्रैविस को धमकाना शुरू किया, साले तूने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया एकदम। इसके बाद वो लोग टीवी चुराने के लिए एक यूनिट में घुस गए। उधर रॉबर्ट और ट्रिनी एक फेंस पार करके एक घर में घुसे जहां उन्होंने एक बक्सा खोला और आइटम 7 निकाला। मगर वापस निकलते वक्त घर के मालिक ने उन्हें रोक लिया और उसके हाथ में हथियार था, लेकिन वो तो ट्रिनी का बेटा निकला। ट्रिनी ने उसे समझाया कि कोई नहीं बेटा, आराम से सो जाओ, कुछ सामान लेना है फिर हम चले जाएंगे। फिर बाहर आकर रॉबर्ट ने ट्रिनी को डांटा कि इतनी खतरनाक चीज घर में रखना गलत है, लेकिन ट्रिनी को कोई परेशानी नहीं लगी और उसने रॉबर्ट को गले लगा लिया। फिर उसने कहा कि आगे तुम अकेले जाओ, क्योंकि अब वो पहले की तरह तेज नहीं रही। अगर साथ चलेगी भी तो रास्ते में रुकावट ही बनेगी। उधर ड्राइव करते वक्त रॉबर्ट ने एबिगेल से बात की और कहा कि अगर बारिश हो गई तो ये फंगस बहुत तेजी से फैलेगा, फिर इसे रोक पाना शायद मुमकिन ही ना हो। अब उसने सैटेलाइट का एक्सेस मांगा, क्योंकि फंगस वाले शरीर रेडार पर जरूरत से ज्यादा गर्म दिखते थे। मगर इसके लिए एबिगेल को कुछ खास लोगों से बात करनी पड़ी। उधर फैसिलिटी में ट्रैविस वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन नायोमी ने मना किया क्योंकि बाहर और ज्यादा खतरा है। इस बात पर दोनों के बीच में बहस हुई और ट्रैविस जीत गया, तो अब वो दोनों ही यूनिट से बाहर आ गए। फिर कॉरिडोर्स में छुपते छुपाते उन्होंने देखा कि माइक का शरीर और ज्यादा खराब हो गया है। थोड़ी देर बाद माइक ने कुछ चोरों को एक यूनिट में पकड़ लिया और उनके चेहरे पर फंगस वाली उल्टी करके उन्हें भी इन्फेक्ट कर दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि फंगस उन पर कब्जा ले ले।
इसके बाद उसने ट्रेविस और नायोमी को देखा और उनका पीछा करने लगा। फिर जैसे ही वो उन तक पहुंचने वाला था, मैरी ने उसके सर में गोली मार दी और उसका शरीर कॉरिडोर में ही बुरी तरह फट गया। अब मैरी एलिवेटर में जाने वाली थी, लेकिन ट्रेविस ने ग्रिफिन की आवाज सुन ली तो वो उसे सीढ़ियों की तरफ ले गया। वहाँ जाते जाते मैरी ने अपनी बंदूक ट्रेविस को दे दी। इधर ग्रिफिन और फ्रेडमैन ट्रेविस को ढूंढने निकल गए और वहीं ट्रेविस ने बंदूक फेंक दी। बाहर वाले चोर इंतजार करते करते थक गए थे, तो वो आज के लिए थोड़े बहुत टीवी लेकर ही निकल गए। इसके बाद ट्रेविस ने ग्रिफिन का सामना किया और कहा कि माइक के शरीर से दूर रहना। उसी समय बंद यूनिट के अंदर इन्फेक्टेड चोर अपना आपा खो रहे थे और वो दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे। तब ट्रेविस ने समझाने की कोशिश की कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, लेकिन ग्रिफिन फिर भी अड़ा रहा कि दरवाजे को खोलो। मगर जब ग्रिफिन ने ट्रेविस को धमकाने की कोशिश की, तब वो खून में फिसल गया और गलती से बंदूक चला दी, जो ट्रेविस के हाथ में लग गई। अब जख्मी ट्रेविस धीरे धीरे यूनिट के पास जा रहा था, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की बजाय उसे बंद कर दिया। इससे पहले कि ग्रिफिन कुछ कर पाता, नायोमी ने उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। इससे पूरा कॉरिडोर धुंध से भर गया और इस मौके का फायदा उठाकर ट्रेविस और नायोमी वहाँ से भाग निकले। वहीं फ्रेडमैन अब ग्रिफिन से तंग आ चुका था, तो वो बंदूक लेकर उससे लड़ने गया, लेकिन ग्रिफिन ने उसे देखते ही मुक्का मारा। फिर ग्रिफिन ने यूनिट के अंदर वाले चोरों से कहा कि चाबी तुम्हारे ही पास है, बाहर फेंको। ये सुनकर उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा उठाया और चाबी बाहर दी, लेकिन जैसे ही ग्रिफिन ने दरवाजा खोला तो अंदर के लोगों की हालत देखकर उसकी सांस सूख गई। फ्रेडमैन डर के मारे वहाँ से पीछे हट गया, लेकिन अचानक वो खून पर फिसल कर गिर पड़ा और अब फंगस उस तक पहुँच चुकी थी, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। उधर यूनिट के अंदर एक चोर ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और अगले ही पल उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। वहीं जब ट्रेविस और नायोमी बिल्डिंग से बाहर निकले, तब उनकी मुलाकात रॉबर्ट से हुई। फिर एबिगेल ने कंफर्म किया कि दोनों अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हैं। इसके बाद रॉबर्ट ने उन्हें बंदूकें और हैजमेट सूट्स दिए और कहा कि उन्हें वापस अंदर जाकर आइटम 7 सेट करना है, जो असल में एक बम था। ये सुनकर ट्रेविस घबरा गया, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन रॉबर्ट ने समझाया कि ये धमाका जमीन के नीचे ही होगा और यही एक तरीका है दुनिया को बचाने का। रॉबर्ट खुद पार्किंग लॉट में ही रुकने वाला था, ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड बाहर आए तो वो उससे निपट सके। इसके बाद हैजमेट सूट पहनकर दोनों ने बम उठाया और अंदर चले गए। रॉबर्ट ने पार्किंग लॉट की सारी गाड़ियों के टायर काटने शुरू कर दिए ताकि कोई भाग न सके। तब एबिगेल ने बताया कि कोई गर्म बॉडी उसकी तरफ आ रही है और उसके बाद तुरंत फ्रेडमैन उसके पीछे नजर आया। रॉबर्ट ने बिना वक्त गवाए उसे गोली मार दी, लेकिन यूं अचानक से मुड़ने की वजह से उसकी कमर में मोच आ गई थी और वो नीचे गिर पड़ा। धमाके से फ्रेडमैन के फटते ही रॉबर्ट ने बाकी बाइक्स पर भी गोली चला दी, जिससे वहाँ एक छोटी सी आग लग गई। उधर सीढ़ियों पर ग्रिफिन जब अपने इन्फेक्टेड दोस्तों को बंदूक से काबू करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने धमाके की आवाज सुनी। तब उनमें से एक वापस भाग गया। इधर ट्रेविस और नायोमी चेंबर तक पहुंच गए थे और उन्होंने देखा कि फंगस अब अगले कमरे तक फैल चुका है। अगर वो पाइप तक पहुंच गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, इसीलिए फंगस को जल्दी रोकना बहुत जरूरी था। जब उन्होंने बॉम्ब रखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि रॉबर्ट ने पहले ही टाइमर शुरू कर दिया था और उनके पास अब सिर्फ 6 मिनट हैं बचने के लिए। दोनों तुरंत भागने लगे, लेकिन काउंटडाउन ग्लिच करने लगा और समय और तेजी से कम हो रहा था। वहीं बाहर रॉबर्ट ने देखा कि फ्रेडमैन के शरीर से फंगस उसकी तरफ आ रही है। उसी वक्त ग्रिफिन ने एक इन्फेक्टेड को दरवाजे की तरफ धक्का दिया और रॉबर्ट ने तुरंत उसे गोली मार दी। उसने ग्रिफिन पर भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर भाग गया था। तभी अचानक एक अजीब चीज हुई। वो इन्फेक्टेड बॉडी न जाने कैसे उठकर बोलने लगी। इससे ग्रिफिन डर गया और उसने तुरंत गोली चला दी और वहाँ से भाग गया। मगर जैसे ही ग्रिफिन रॉबर्ट पर गोली चलाने वाला था, ट्रिनी वहाँ आ गई और उससे पहले ही ग्रिफिन को मार दिया। इधर ट्रेविस और नायोमी का रास्ता एक आखिरी इन्फेक्टेड ने ब्लॉक किया। तब नायोमी ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी और दोनों आखिरकार बिल्डिंग से बाहर निकल गए। फिर ट्रिनी ने बंदूक उठाई, लेकिन रॉबर्ट ने कंफर्म किया कि ये दोनों ठीक हैं। आखिरकार सबने मिलकर रॉबर्ट को उठाया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। तभी अचानक धमाका हुआ और ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि पूरी जमीन फटने लगी। उसी पल नायोमी फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगी और गिरते हुए मलबे से बचते हुए वो आखिरकार निकल गए। फिर